हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था क्लास 11th मैथमेटिक्स में कि हमने देखा था सेट की इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, फिर हमने दो तरह का देखा था कि हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। तो आज पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। जैसे कि आपको पता है कि ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है। मैंने क्या बताया था रोस्टर फॉर्म का मतलब स्टूडेंट्स कि एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर मेरे पास सिंपली एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में तो जिसमें स्टेटमेंट लिखी होगी या मुझे स्टेटमेंट बनानी होगी, तो ये क्या है रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म से मुझे किस में जाना है स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म का मैंने एक और नाम दिया था जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहां से लॉजिक लगाना होगा। देखो 6, 10, 14, 18, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब एक बात बताओ, क्या मैं 6 को ये नहीं लिख सकता 4 इंटू में 1 प्लस में 2? क्या मैं 10 को ये नहीं लिख सकता 4 इंटू में 2 प्लस में 2? क्या मैं 14 को ये नहीं लिख सकता 4 इंटू में 3 प्लस 2? और 18 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 4 इंटू 4 प्लस में 2? तो स्टूडेंट्स अब आपको ये तो चीज पता चल गया कि ये मेरे पास हमेशा इसी लॉजिक से बन रहे हैं हर एक नंबर। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं 4 इंटू एन प्लस में 2? ये एन क्या है, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ये मैंने बताया था ना, बिलोंग्स टू का सिंबल है, मतलब ये उससे बिलोंग कर रहा है। और कैपिटल एन क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट मैं आपको बता देता हूं। एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, कैपिटल एन। कैपिटल डब्ल्यू करेगा होल नंबर्स को, कैपिटल आर करेगा रियल नंबर्स को, कैपिटल क्यू करेगा रेशनल नंबर्स को। अभी के लिए हम इतना ही ध्यान रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, तो अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले ब्रैकेट लगाओ, x, यहाँ पे y, z कुछ भी लेट कर सकते हो। आप ये कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू 4n प्लस 2। 4n प्लस 2 के इक्वल तो आई हर एक वैल्यू, जनरल वैल्यू। कंडीशन क्या थी, एक तो n मेरे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। दूसरी चीज n की लिमिट क्या है, क्योंकि यहां पे बंद हो गया 1 से लेके 4 तक चली, तो मैं क्या कहूंगा n 4 से तो छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब समझ गए ना, जो आपके पास n है ग्रेटर देन इक्वल यानी कि 1 से तो बड़ा होगा और 1 के इक्वल भी होगा, और 4 से छोटा होगा या उसके इक्वल भी होगा। क्लियर? इस तरह से मैं क्या कह सकता हूं, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं। फिर आगे आता है मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट 2, 3, 5, 7, 11। ये हम सबको पता है स्टूडेंट्स की एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, 7 भी, 11 भी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं x इज ए प्राइम नंबर? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर, अब लिमिट कहां पर है, अब लिमिट भी तो पता होनी चाहिए। तो आप ये कह देंगे x लेस देन 11 एंड 2, मीन्स वो 2 से तो बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ऐसी 2 से बड़ा होगा या 2 के इक्वल होगा, और होना क्या चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 और 11 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो यही आएंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में इंटर कन्वर्जन कर सकता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्लियर?
अच्छा फिर आपके पास दो टाइप्स के सेट आते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट, एक होता है इक्वल। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ, मान लो मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी। अब सेट से तो हम सब लोग अवेयर हैं कि सेट क्या होती है। n ऑफ ए इज इक्वल्स टू n ऑफ बी होना चाहिए। कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A should be equals to number of elements of set B। तो मेरे पास क्या होगा इक्विवेलेंट, तो मेरे पास क्या होगा इक्विवेलेंट। लेकिन अगर मैं इक्वल की बात करता हूं, मान लो एक सेट है A, एक सेट है B, उसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नहीं देखता, उसमें मैं वैल्यूज को देखता हूं। यानी कि वैल्यूज ऑफ सेट A शुड बी इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ सेट B। और यहाँ पे ऑल वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज, ये नहीं एक या दो वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहां पर एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, B सेट है 2 3 एंड 4। अब देखा जाए A सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, एंड B में भी क्या है 3 एलिमेंट्स। तो A मेरे पास इक्विवेलेंट होगा B के, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। वैल्यूज सेम हो भी सकती है और नहीं भी, इस केस में वैल्यूज सेम हो भी सकती है और नहीं भी। यहां वैल्यूज का सेम होना जरूरी है। अगर मैं यहां एग्जांपल लेता हूं, एक A सेट है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3, और B सेट लिया मैंने 1 1 2 2, 3, तो भी मैं ये कहूंगा कि A मेरे पास B के इक्वल है। क्यों? वैल्यूज तो सेम है। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे या 5 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जो वैल्यूज थी 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो सर इसका मतलब अगर एलिमेंट सेम हो रहा है यानी कि रिपीट हो रहा है, तो चाहे उसे एक बार लिखे चाहे 2 बार लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखता हूं तो मेरे पास जो नंबर्स हैं यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, अगर तो मैं एक बार लिखूं चाहे 2 बार लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब काउंट करेंगे तब फर्क पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं फिर हम। अब जैसे कि इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि इक्वल और इक्विवेलेंट का डिफरेंस। अब जैसे कि वो ये कहता है एक A सेट है, x belongs to x square is equals to 4, where x belongs to natural number। और एक B सेट है आपके पास -2। ठीक है, आपको ये बताना है whether they are equivalent or not, whether they are equivalent or not, और whether they are equal। तो सबसे पहले मैं A को सोल्व करता हूं। ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस √4 आएगा, तो प्लस माइनस 2 आ गया। लेकिन नेचुरल नंबर में क्या -2 आता है? तो -2 तो मेरा नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो x का लिख क्या रहेगा 2, यानी कि A के अंदर जो वैल्यू आएगी, अगर मैं उसे सेट बिल्डर से रोस्टर में जाता हूं तो 2 आ गई, और B की वैल्यू आपको गिवन दे ही रखी है -2। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या है? सेम। तो these sets are equivalent, these sets are equivalent। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट A is not equals to B, इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज अलग है, वहां माइनस था यहाँ प्लस। क्लियर स्टूडेंट्स?
अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूं सबसेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट का। अगर मैं बात करना चाहूं, सबसेट क्या है स्टूडेंट्स? सबसेट एक ऐसी चीज, मतलब सबसेट मतलब सेट का सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सेट के अंदर ये एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, कहने का मतलब, इसको ध्यान से समझते हैं। वो कहता है ए के अंदर है 1 और 2, बी के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4। अब मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 और 2, वो सारे के सारे बी में आ रहे हैं। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 और 2, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास बी के अंदर आ रहे हैं। तो वो मेरे पास क्या हो गया? सबसेट हो गया। वो मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? सबसेट। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी? इस तरह से। तो मैं ये कह सकता हूं A इज ए सबसेट ऑफ B। A इज ए सबसेट ऑफ B। मैं B इज ए सबसेट ऑफ A नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि B में कुछ एक्स्ट्रा है 3 और 4, वो आपके पास पहले वाले में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं A को B का सबसेट कह सकता हूं, लेकिन B को A का सबसेट नहीं कह सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं प्रॉपर्टी करवाता हूं। इफ A मेरे पास B का सबसेट है और B मेरे पास A का सबसेट है, A मेरे पास B का सबसेट है और B मेरे पास A का सबसेट है। कहने का मतलब, मैंने कहा A के अंदर एलिमेंट्स थे 1 2 एंड 3, B में एलिमेंट्स थे मेरे पास 2 1 एंड 3। तो यहां पर सारे के सारे में एलिमेंट्स A के B में आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स B के A में आ रहे हैं। तो ये दोनों वेरीफाइड है। जब ऐसा होगा तो देयर को मैं कह सकता हूं A मेरे पास B के इक्वल है। A मेरे पास B के इक्वल है। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज्यादा है आगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्लियर स्टूडेंट्स?